Hello friends. So now we will study our next lecture on Charter Act 1833. So in the Indian Polity series we have already studied Indian Regulating Act, Regulating India Act 1873. We have studied Pitt's India Act 1784. We have studied Charter Act 1793 and 1813. Now we will study 1833. तो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको पता ही है कि हर बार 20 साल के लिए चार्टर इनका बढ़ा दिया जाता था, इनका अधिकार बढ़ा दिया जाता था, तो इस बार भी सो दिस एक्ट also extended the charter of East India Company over British Indian possessions, यानी कि इंडिया के ऊपर चार्ट पोजेशंस है ना, चार्टर ऑफ रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल था ऑफ ओवर ब्रिटिश इंडिया पोजेशंस के ऊपर इसने 20 साल के लिए फिर बढ़ा दिया था। ठीक है, 20 साल के लिए जो ये रूल कर रही थी इंडियन टेरिटरीज के ऊपर, तो ब्रिटिश इंडिया पोजेशंस बता ही दिया था ऑलरेडी, जैसे मैंने आपको बताया था कि इसको ब्रिटिश इंडिया पोजेशन 1793 चार्टर एक्ट के माध्यम से इसको ब्रिटिश इंडियन पोजेशंस बोल दिया गया था, बता दिया गया था। तो इसके ऊपर जो रूल चार्टर इस चार्टर ने 20 साल के लिए इसका बढ़ा दिया था, चार्टर 1813 ने। सेकेंड पॉइंट मैंने आपको बताया था 1813 के चार्टर एक्ट ने मोनोपोली इनकी खत्म कर दी थी ट्रेड में, क्योंकि इनकी कमर्शियल फंक्शंस जैसे मैंने बताए थे, तो केवल ट्रेड इन चाइना ट्रेड विद चाइना के साथ ट्रेड में, एंड ट्रेड इन टी एंड ओपीएम में एंड टी में ट्रेड में जो इनकी मोनोपोली थी उसको छोड़ के बाकी इनकी ट्रेडिंग मोनोपोली ख़त्म कर दी गई थी। ये ट्रेड कर सकते थे बट इनकी मोनोपोली ख़त्म हो गई थी। इस एक्ट ने क्या किया, सो दिस एक्ट एंडेड दी कमर्शियल फंक्शंस को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया, ended the commercial functions of East India Company completely खत्म कर दिया, and made East India Company as a purely administrative body। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी इसने बना दिया था। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो ईस्ट इंडिया कंपनी प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई थी, यानी कि केवल ये इंडियन टेरिटरीज पे रूल कर सकती है। अब ये ट्रेडिंग का कोई भी फंक्शन इसका नहीं होगा, यानी कि ये व्यापार नहीं करेगी, बिजनेस नहीं करेगी, केवल रूल करेगी। ठीक है, गवर्नमेंट तो थी बट ये ट्रेडिंग भी करती थी, वो ख़त्म कर दी गई। ठीक है, सो दिस एक्ट लीगलाइज्ड द कोलोनाइजेशन ऑफ ब्रिटिश कोलोनाइजेशन ऑफ इंडिया, है ना। तो ये प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी हो गई थी और इंडिया का द्वार सभी के लिए खोल दिया गया था। ब्रिटिश मर्चेंट्स के लिए, इंग्लिश मर्चेंट्स के लिए पूरी तरीके से ओपन कर दिया था इंडिया के गेट्स। दस देयरफॉर दिस एक्ट लीगलाइज द ब्रिटिश कोलोनाइजेशन ऑफ इंडिया। जो इंडिया का कोलोनाइजेशन ब्रिटिश ने किया था वो पूरी तरीके से इसने लीगलाइज कर दिया था। एंड प्लस दिस एक्ट परमिटेड द ब्रिटिशर्स टू सेटल इन इंडिया। वो सेटल भी हो सकते हैं, सेटल इन इंडिया। ठीक है, ये दोनों कर दिए थे इसने। लीगलाइज द ब्रिटिश कोलोनाइजेशन, ब्रिटिश की कोलोनाइजेशन को लीगल कर दिया था इस एक्ट ने, और साथ में इंग्लिश को पूरी तरीके से राइट दे दिया था कि वो इंडिया में सेटल भी हो सकते हैं इस एक्ट ने। तो यहीं से यही एक्ट था जब से ये ब्रिटिशर सेटल करना शुरू हुए थे इंडिया में। बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है ये। ठीक है, और एक मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताता हूँ, ये पॉइंट्स नोट कर लीजिए आप लोग। देन थर्ड पॉइंट, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो हुए थे, इसने सेंट्रलाइज कर दिया था एडमिनिस्ट्रेशन। सो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो थे अभी तक,
became Governor General of India. लॉर्ड विलियम बेंटिक पहले गवर्नर जनरल बन गए थे. लॉर्ड विलियम बेंटिक became the first गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. ठीक है, इस एक्ट ने विलियम बेंटिक को फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया घोषित कर दिया था. डिक्लेयर्ड विलियम बेंटिक एज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. सो दिस एक्ट अभी क्या था, अब तक क्या था, बंगाल अलग प्रेसिडेंसी थी, बॉम्बे अलग थी, सबके अपने अपने गवर्नर्स थे. बट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को एक सेंट्रल पावर दी थी, कुछ पावर दी थी, सम पावर्स इट वाज गिवन ओवर द गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास. बट इस एक्ट ने क्या किया, इस एक्ट ने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया घोषित कर दिया. इसका मतलब क्या है कि इनके पास फुल राइट हो गया, सब पूरी इंडिया की टेरिटरीज के ऊपर इनके पास फुल राइट कर दिया, फुल अथॉरिटी इनको देगी. सो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो क्या राइट मिल गया इनको, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कैन एक्सरसाइज एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लीगल अथॉरिटी ओवर एंटायर इंडिया. ठीक है, इनके पास फुल अथॉरिटी मिल गई, एडमिनिस्ट्रेटिव पूरा राइट हो गया और लीगल पूरा इनके पास राइट हो गया. ठीक है, कानून बना सकते हैं ये, और एडमिनिस्ट्रेटिव पूरा राइट इनका है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. सो दिस एक्ट सेंट्रलाइज द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, ने पूरी तरीके से सेंट्रलाइज कर दिया. ठीक है ना, एडमिनिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो गया था पहले से ही, बट इसने पूरी तरीके से कंप्लीटली सेंट्रलाइज इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है, ये नोट डाउन कर लीजिए, पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. एंड ऑल द गवर्नर्स लाइक ऑफ मद्रास, ऑफ बॉम्बे, दे बिकम टोटली सबऑर्डिनेट, प्योरली सबऑर्डिनेट हो गए थे. हर मामले में ये ऊपर हो गए थे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. ठीक है, तो पूरी टेरिटरीज के लिए कानून बना सकते हैं, दे कैन मेक लॉ एंड दे कैन एक्सरसाइज देयर एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द एंटायर ओवर द एंटायर इंडियन टेरिटरीज. नेक्स्ट पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए. नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी, अभी तक कितने मेंबर्स थे, मैंने आपको बताया था 1+3. ठीक है, अभी तक यही थे. इसमें क्या किया, एक और मेंबर जोड़ दिया. ये तो गवर्नर जनरल थे ऑफ इंडिया, यहाँ पे 3 मेंबर्स +1. ये 1 कौन आ गए थे, लॉ मेंबर आ गए थे, जो कि लॉर्ड मैकाउले को अपॉइंट किया था एज अ लॉ मेंबर. ठीक है, एक लॉ मेंबर अपॉइंट कर दिए थे. और जो ये वैसे तो ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, सो दिस इज द एग्जीक्यूटिव काउंसिल. बट ये जो लॉ मेंबर थे, ये जब भी कोई मीटिंग है, ठीक है ना, एज एन एग्जीक्यूटिव काउंसिल ये मीटिंग कर रही है जब भी, तो उसमें 1+3 रहेंगे, ये ही रहते हैं, ये पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे. बट इसने क्या किया, इस एक्ट ने क्या किया, इस एक्ट ने लेजिस्लेटिव पावर्स भी दे दी गवर्नर जनरल इन काउंसिल को. सो दिस एक्ट देनी दी पहले भी थी, but this act separates the administrative and legislative powers of governor general and his council, है ना, उसकी सेपरेट कर दी थी. कैसे सेपरेट कर दी थी, ये जब भी एज एन एग्जीक्यूटिव बॉडी ये मीट करेगी तो केवल 1+3 मेंबर्स बैठेंगे. बट व्हेन इट मीट्स एज अ लेजिस्लेटिव बॉडी, यानी कि कानून बनाने के लिए, टू मेक लॉज, कोई भी कानून बनाने के लिए, जैसे पार्लियामेंट में कानून बनते हैं, तो ऐसे कानून बनाने के लिए जब ये बैठेगी, ये काउंसिल, तो उसमें 1+4 मेंबर्स बैठेंगे, 1+4. सो
मैं इसमें नोट डाउन करा देता हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिए, ये नोट डाउन कर लीजिए। सेपरेट कर दिया था, पहले भी कानून बना सकती थी बट अब सेपरेशन कर दिया था, ठीक है, ये नोट डाउन कीजिए। सो इसने क्या किया था, जब एग्जीक्यूटिव बॉडी की तरह मीट करेगी या फिर लेजिस्लेटिव बॉडी की तरह मीट करेगी, काउंसिल के बारे में बात कर रहा हूँ, तो ये 1+3 और इसमें 1+3+1 ऐसे मीट करेगी, ठीक है। बट इसमें ये ही जो ये लॉ मेंबर थे, ही कैन पार्टिसिपेट इन द मीटिंग एंड डिबेट ओवर द बिल्स। ये बिल्स कर सकते थे विदाउट द राइट टू वोट, वोट नहीं करेंगे, वोट तो ये 3-4 करेंगे, विदाउट द राइट टू वोट। कौन से? द लॉ मेंबर जो एक्स्ट्रा पॉइंट किए थे, विदाउट द राइट टू वोट, ये है, वोट नहीं कर सकते थे, ठीक है। व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट? The British East India Company is ruling over the Indian territories in trust of the, ठीक है, ब्रिटिश क्राउन। इसने रीटरेट किया था, पहले भी ये डिक्लेयर कर दिया था, बस इसने दिस एक्ट हैज रीटरेटेड दैट द ईस्ट इंडिया कंपनी इज रूलिंग ओवर द इंडियन टेरिटरीज इंटरेस्ट ऑफ द ब्रिटिश क्राउन, thus proving the British paramountcy, है ना, paramountcy over British Crown paramountcy over Indian territories रूल्ड बाय ईस्ट इंडिया कंपनी। जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रही है उसमें पैरामाउंट पावर किसकी होगी? ब्रिटिश क्राउन की होगी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट विच इज द पॉइंट नंबर 6, लॉ कमीशन अपॉइंट किया था इसने टू कोडिफाई अंडर चेयरमैनशिप ऑफ लॉर्ड मैकाउले टू कोडिफाई द लॉज। और लॉ इसी के बाद 1833 के बाद ही to codify the laws. Criminal Procedure Code, Civil Procedure Code and Indian Penal Code, ये लॉ कमीशन ने ही कोडिफाई किए थे। They were being codified by the law commission under chairmanship of Lord Macaulay. आफ्टर 1836, ठीक है, so they were being codified, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। देन 7th पॉइंट, दिस एक्ट मेड English as official language in 1835, ठीक है। इस एक्ट के माध्यम से 1835 में इंडिया इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज बन गई।
लॉर्ड मैकाउले जो थे, पहले तक तो, अभी तक तो इंडियन लिटरेचर पे जोर था, बट 1833 के बाद देखेंगे कि इंग्लिश पे फोकस ज़्यादा हो गया, इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश में स्टडीज़ को, वेस्टर्न एजुकेशन में, बजाय कि इंडियन लिटरेचर एंड साइंस के ऊपर जोर देने की बजाय जोर आ गया था इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर। ठीक है। देन 8 पॉइंट, दिस एक्ट अबॉलिश द स्लेवरी सिस्टम, स्लेवरी सिस्टम को अबॉलिश कर दिया था इसने फ्रॉम इंडिया। ठीक है। स्लेवरी सिस्टम आप जानते हैं, दास प्रथा जो थी हमारे देश में, ये 1833 ने ही खत्म की थी। एंड 9th पॉइंट, सेक्शन 87 इंसर्ट हुआ था, सेक्शन 87 जो था ऑफ चार्टर एक्ट 1833, जो कहता है, क्या कहता है, इट परमिटेड, दिस परमिटेड रहने देते हैं, करेक्ट वर्ड है, टू प्रोहिबिट discrimination on the basis of race, color, sex, caste, creed in the civil services। सिविल सर्विसेज में किसी भी टाइप का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा इन दी सिविल सर्विसेज। रेस, कलर, सेक्स, कास्ट, क्रीड, इनके ऊपर, इनके बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। अभी तक आप जानते हैं कि सिविल सर्विसेज स्टिल 1833 केवल इंग्लिश लोगों के लिए ही ओपन थी, और वो भी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स नॉमिनेट करते थे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पास ये पावर थी कि वो सिविल सर्वेंट्स खुद अपॉइंट करें। ठीक है। तो बट इस एक तरह से इसने द्वार खोलने की कोशिश की थी फॉर, एक तो यही डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म कर दिया था इस बेसिस पे, प्लस क्या किया था, डिस्क्रिमिनेशन कोई नहीं होगा रेस का, कलर, सेक्स, कास्ट और क्रीड पे, और साथ में 10th पॉइंट, दिस एक्ट ट्राइड टू ओपन दी सिविल, ट्राई टू ओपन कहेंगे, पहले तो एग्जाम ही नहीं होता था, टू मेक दी एंट्री इनटू सिविल सर्विसेज ऑन द बेसिस ऑफ एन ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बेसिस पे एंट्री होगी सिविल सर्विसेज में। ट्राइड बट कैन नॉट बी एनफोर्स, लेकिन एनफोर्स नहीं कर पाए ये, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने इसका अपोज किया था, जिसकी वजह से एनफोर्स नहीं हो पाया। बट इसने ट्राई किया था कि ओपन कर दें कंपटीशन को, जो 1853 में फाइनली हो गया था इंडियंस के लिए ओपन। क्यों हो गया था कि सेक्शन 87 भी इंसर्ट हो गया था 1833 में, जिसके तहत कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा सिविल सर्विसेज में ऑन दी बेसिस ऑफ रेस, कलर, सेक्स, कास्ट और क्रीड के बेसिस पे। इन दी एंट्री में नहीं होगा, एंट्री इनटू सिविल सर्विसेज। बट खोल नहीं पाए थे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के थ्रू। इंडियंस आ तो सकते हैं बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के थ्रू नहीं, ओनली नॉमिनेशन कर सकते थे इंडियंस का, बट नहीं हुए थे नॉमिनेट कोई भी, ओनली नॉमिनेशन बाय कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जो कि खत्म कर दिया गया था 1853 में। ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 11th पॉइंट, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स 24 थे, उनकी संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई थी, रिड्यूस फ्रॉम 24 to 18, एंड आउट ऑफ 18 6 were to be appointed by British Crown। ठीक है।
I'll re-verify this point. No, so this point actually, ये point गड़बड़ हो गया, 11th point नहीं 1853 में हुआ था, सॉरी थोड़ा सा. So point number 11 is, what is the point number 11? So this act so by this act, मैंने बोला था गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास लूज देयर लेजिस्लेटिव पावर्स. और लेजिस्लेशन कौन करेगा? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया विद इट्स काउंसिल, लेजिस्लेटिव पावर्स. ठीक है. And this act also regulates the establishment of Christian educational institutions in India. 1813 में ओपन कर दिया था क्रिश्चियन मिशनरीज के लिए, बट 1833 में क्रिश्चियन के लिए और इन्होंने फोकस दिखाया, यानी कि टिल्ट दिखाया अपना टुवर्ड्स क्रिश्चियनिटी, टुवर्ड्स प्रोपोगेशन ऑफ क्रिश्चियनिटी. सो दिस एक्ट, इस एक्ट ने क्या किया? उनको रेगुलेट किया फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ क्रिश्चियन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा क्रिश्चियन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इंडिया में इस्टेब्लिश किए जा सकें. और बिशप्स की भी संख्या बढ़ा दी थी. अभी तक केवल एक बिशप का अपॉइंटमेंट किया था क्रिश्चियन मिशनरीज के लिए, अभी 3 बिशप्स का अपॉइंटमेंट किया था. ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बताए. So this is Charter Act 1833. In the next lecture we will study Charter Act 1853, which is again a very important Charter Act. ठीक है. इसमें जो भी मैंने पॉइंट्स आपको लिखवाए ये सब आपको याद रखने चाहिए, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आ सकता है इन दी प्रीलिम्स और आपको बताना ही कौन से चार्टर एक्ट में हुआ है. तो 1833 में जो भी पॉइंट्स है, दीज आर दी पॉइंट्स. एंड नाउ वी विल स्टडी इन आवर नेक्स्ट लेक्चर चार्टर एक्ट 1853. उसके बाद तो ब्रिटिश क्राउन का पूरी तरीके से कब्जा हो जाएगा 1853 के बाद. तो इट इज़ द लास्ट चार्टर एक्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का. ठीक है. तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माई लेक्चर, subscribe my channel and press the notification button. Thank you.